हेलो एवरीवन। आज हम लोग सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली धारा पढ़ेंगे। पर डे हम लोग 50 धाराएं पढ़ेंगे अनुमानित। पहली धारा सीपीसी की ये कहती है, या किसी भी एक्ट की जो पहली धारा होती है वो कहती है कि उस संहिता का संक्षिप्त नाम क्या है, प्रारंभ कहाँ है और कहाँ कहाँ वो लागू होगी। तो सिंपल सी बात है, इस संहिता का नाम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। ये 1 जनवरी 1909 को लागू हुई, प्रवर्तित हुई, और इसका विस्तार पूरे भारत में है। स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब पहले जम्मू कश्मीर के सिवाय हुआ करता था। अब चूंकि जम्मू कश्मीर राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो पूरे भारत में है। कहाँ को छोड़कर? नागालैंड राज्य और जनजाति क्षेत्रों के सिवाय। ठीक, दो जगहों पर सीपीसी नहीं लगेगी, नागालैंड राज्य पर और जनजाति क्षेत्रों को। बाकी पूरे भारत में ये परिवर्तित होगी, लागू होगी, मान्य होगी। फिर आ जाइए, चूंकि धारा 2 परिभाषाओं से संबंधित है और धारा 2 की पॉइंट 1 या उपधारा 1 कहती है संहिता। संहिता का मतलब क्या है? तो संहिता के अंतर्गत नियम आते हैं। जितने भी नियम हैं वो सारे के सारे संहिता के अंतर्गत आएंगे। धारा 2 और उपधारा 2, मतलब धारा 2 की उपधारा 2 में डिक्री को परिभाषित किया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। डिक्री बहुत बार आप लोग सुनते हैं, बहुत बार पेपर्स में आता है, मगर सही से ना लिखने की वजह से आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते। तो आज हम डिक्री आपको जिस तरह से समझा रहे हैं, आपको उसी तरह से लिखनी है। क्या है ये? लिखी है धारा 2(2) डिक्री पहले तो आप आउटलाइन समझ लीजिए। डिक्री एग्जैक्टली पक्षकार जो होते हैं उनके अधिकारों के बारे में कोई ऐसी न्यायिक प्रारूप है, न्यायिक निर्णय की प्रारूपिक प्रतिबिंब है एक तरह से, जो कि पक्षकारों के अधिकारों के बारे में निश्चायक रूप से अवधारण करता है। कहने का मतलब है डिक्री और कुछ नहीं है, सिर्फ दो पक्षकारों के बीच में जो उनके अधिकार हैं उनको निश्चित करता है। ऐसी चीज को डिक्री कहते हैं। लिखना कैसे है? इन शब्दों को ऐसे ही लिखना है जैसे हमने लिखा है कि डिक्री से ऐसे न्यायिक निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो जहां तक कि वो उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है, वाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है, और वो या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकेगी। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। डिक्री जो है एक ऐसे न्यायिक रूप की प्रारूपिक अभिव्यक्ति है जो न्यायालय ऐसी अभिव्यक्ति को दर्शित करता है, व्याख्यायित करता है, व्याख्या करता है, जो कि उस विवादग्रस्त विषय के बारे में पक्षकार हैं उनके अधिकारों के बारे में निश्चायक रूप से अवधारण कर दे, बिल्कुल क्लियर कर दे कि ये इस पक्षकार का अधिकार ये है और दूसरे पक्षकार का अधिकार ये है। तो ऐसी न्यायिक प्रारूपी जो है अभिव्यक्ति जो है न्यायालय की, वो कहलाएगी डिक्री। ये अंतिम भी हो सकती है, प्रारंभिक हो सकती है। और इसके अंतर्गत क्या है, अगर वाद पत्र नामंजूर कर दिया जाए तो वो भी डिक्री माना जाएगा। उसके अलावा धारा 144, इसमें हम सीपीसी में आगे पढ़ाएंगे, तो धारा 144 का अगर अवधारण कर रहा है तो वो भी इस डिक्री के अंतर्गत आएगा। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, अभी हम आपको पढ़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का केस है, सैयद अयाज अली बनाम प्रकाश जी गोयल, 2021 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। अभी ये एग्जैक्टली वाद पत्र के नामंजूर कर किए जाने से संबंधित है। अभी हम बढ़ा देंगे इसके बारे में डिटेल। अच्छा, डिक्री में क्या क्या नहीं आता ये बात जरूर ध्यान रखेंगे। पहली बात है, डिक्री के अंतर्गत कोई न्यायिक निर्णय नहीं आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील के भांति हो सके। मतलब डिक्री के अंतर्गत ऐसा न्यायिक निर्णय नहीं आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति हो सके। उसके अलावा दूसरी बात है व्यतिक्रम करें, कहते हैं गलती करने को। व्यतिक्रम के या गलती के कारण कोई वाद खारिज कर दिया जाए या वाद का खारिज करने का आदेश कर दिया जाए
तो वो भी डिक्री नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब है डिक्री को आप ध्यान से समझ लें, कौन कौन चीज़ें डिक्री हैं, कौन कौन चीज़ें डिक्री नहीं हैं। अब इस केस को समझ लें। सैयद अयाज अली बनाम प्रकाश जी गोयल 2021। इसको आप चाहें तो शॉर्ट में 2-4 लाइनें अपने लिख लीजिएगा। जब आप कहीं मैटर लिख रहे हो तो केस लॉज की एक डायरी बना लीजिएगा, वहाँ पर आप जो हम बोलते हैं उसको 2-4 लाइनों में लिख लिया करिए केस लॉज को। इस केस में एग्जैक्टली ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो वाद है उसको अस्वीकार कर दिया जाना डिक्री है या नहीं है, या फिर ऐसे जो वाद अस्वीकार कर दिया गया है इसकी अपील होगी कि नहीं होगी, या फिर रिट याचिका हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वाद पत्र का अस्वीकार किया जाना सीपीसी का जो धारा 2 की उपधारा 2 है इसके अंतर्गत डिक्री है या आज्ञप्ति है, और इस प्रकार धारा 96 सीपीसी की धारा 96 के अंतर्गत इसकी आप अपील कर सकते हैं, मगर इसकी कोई भी रिट याचिका नहीं होगी। ऐसा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया था सैयद अयाज अली बनाम प्रकाश जी गोयल। उसके बाद आप चूंकि ये सब मेंस का मैटर यहाँ पर मिलेगा आपको, प्री का मैटर हमने यहाँ पर चूंकि एक अलग से पैटर्न बना दिया है जहाँ सिर्फ परिभाषाएं आती हैं, प्रीलिम्स से संबंधित है, तो यहाँ पर आ जाएं आप। धारा 2 की उपधारा 3 डिक्रीदार से संबंधित है। डिक्रीदार क्या होता है? डिक्रीदार वो व्यक्ति होता है जिसके पक्ष में डिक्री पारित कर दी जाती है। फिर 2(7) में क्या बताया गया है? सरकारी प्लीडर। सरकारी प्लीडर वो प्लीडर हैं, वो अधिवक्ता हैं जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और राज्य के सरकार के अधीन या निर्देशों के अधीन वो लोग कार्य करते हैं, वो कहलाते हैं सरकारी प्लीडर। फिर धारा 2(9) में निर्णय को बताया गया है। निर्णय क्या है? निर्णय का मतलब है डिक्री या आदेशों के कथन। डिक्री या आदेशों के कथन जो है वो निर्णय कहलाते हैं। फिर धारा 2(11) में विधिक प्रतिनिधि को परिभाषित किया गया है। विधिक प्रतिनिधि कौन लोग होते हैं? तो विधिक प्रतिनिधि वो लोग होते हैं जो मृतक की संपदा में दखलंदाजी कर सकते हो। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति मर गया है तो उसकी संपदा जिसको मिलेगी या जो उसकी संपदा में दखलंदाजी कर सके, या ऐसे किसी व्यक्ति से कोई डिक्री पारित की गई हो तो ऐसे व्यक्ति से उस डिक्री का पालन कराया जा सके, तो उन सारे लोगों को कहते हैं विधिक प्रतिनिधि। इसको हम आगे चल के धारा 50 में भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये अभी आप पढ़ रहे हैं ये परिभाषाएं हैं, और धारा 50 में विधिक प्रतिनिधि को पूरा डिटेल्ड पढ़ाया गया है। वो भी हम आपको, क्योंकि मेंस में आता है प्रश्न, तो ये धारा 50 में भी विधिक प्रतिनिधि हम आपको पढ़ाएंगे। फिर धारा 2(12) में अंतःकालीन लाभ है। अंतःकालीन का लाभ का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो होता है किसी संपत्ति पर अगर ज़बरदस्ती सदोष कब्जा किए हुए है और ऐसा सदोष कब्जा से उस संपत्ति से कोई लाभ प्राप्त कर रहा है, कोई किराया ले रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ पा रहा है, तो ऐसे सारे लाभों को कहेंगे आप अंतःकालीन लाभ। 2(14) में आदेश को बताया गया है। आदेश से मतलब है यहाँ पर सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति जो कि डिक्री ना हो। मतलब सिविल न्यायालय कोई भी ऐसा अपने शब्दों में अपने कथन को अभिव्यक्त रूप से दर्शित कर दे तो वो चीज़ आदेश है, जो कि डिक्री नहीं होना चाहिए। डिक्री और आदेश में थोड़ा सा फर्क है, जो कि अभी हमने आपको ऊपर आप डिक्री को डिटेल में पढ़ाया था तो बताया था। फिर 2(17) में लोक अधिकारी को परिभाषित किया गया है। लोक अधिकारी बहुत विस्तृत शब्द है। इसके अंतर्गत सारे न्यायाधीश हैं, लोक सेवक हैं, कर्मचारी हैं, जो भी निगम के संबंधित कोई व्यक्ति हैं जो सरकार से वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे लोग लोक अधिकारी कहलाएंगे। और जिनको सरकार पैसा देती वो स्पेशली सरकारी सेवक हो जाते हैं। लोक सेवक के लिए ज़रूरी नहीं है, लोक अधिकारी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सरकारी ही सेवक हो। सरकारी सेवक की हो सकता है, किसी निगम का भी सेवक हो सकता है, तो वो लोक के कल्याण के लिए जो कार्य करे वो लोक सेवक है। इसमें हालांकि सारे सेवक आ जाते हैं, चाहे वो
संघ की सेवा कर रहे हो, राज्य की सेवा कर रहे हो, किसी निगम की सेवा कर रहे हो, वो सारे लोग आते हैं। फिर धारा 5 सीपीसी की कहती है कि संहिता का राजस्व न्यायालय को लागू होना। राजस्व न्यायालय आप लोग जानते हो कि रेवेन्यू कोर्ट होता है। तो जहाँ ऐसा कोई क्षेत्र है जहाँ पर राजस्व न्यायालय, जहाँ पर इस सिविल संहिता जो है वो मौन है, मतलब वहाँ पर सिविल संहिता के जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो रूल्स हैं, जो आदर्श हैं, वो लागू नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पर सिविल संहिता का काम कौन करता है? राजस्व न्यायालय करता है। फिर पूछा जाता है धन संबंधी अधिकारिता किस धारा में? तो धारा 6 धन संबंधी अधिकारिता से संबंधित है। फिर यहाँ से जो सीपीसी का भाग 1 स्टार्ट होता है, जो धारा 9 से लेकर धारा 35 खा तक चलेगा। अब धारा 9, 10, 11, 18, 19, 24 ये सब क्या है? मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। मेंस में ये धाराएं पूछी जाती हैं, इसलिए हम सबसे पहले मेंस में चलें। सबसे पहले हम धारा 9 को पढ़ेंगे। एक मेंस का क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, डिक्री से संबंधित था, जो धारा 2 में परिभाषित की गई थी। अब दूसरा प्रश्न आप पढ़ने जा रहे हैं जो मेंस में आता है, वो है धारा 9। धारा 9 कहती है जब तक कि वर्जित ना हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। क्या मतलब है इसका? लिखना कैसे होता है आप लोगों को? आप लिखेंगे कि न्यायालय को उन वादों के सिवाय जिनका उनके द्वारा संज्ञान अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से वर्जित है, सिविल प्रकृति के सभी वादों के विचारण की अधिकारिता होगी। कहने का मतलब है हर न्यायालय सिविल वाद को एक्सेप्ट करेगा, उस पर विचारण करेगा। सिर्फ तब वो विचारण नहीं करेगा जबकि उसको उस केस का विचारण करने के लिए मना कर दिया गया हो, चाहे वो अभिव्यक्त रूप से मना कर दिया गया हो या फिर विवक्षित रूप से मना कर दिया गया हो, तभी वो उस सिविल केस का विचारण नहीं करेगा, सिविल वादों का विचारण नहीं करेगा, वरना हर न्यायालय सिविल वादों का विचारण करेगा। इसमें 2 स्पष्टीकरण आपको समझना है। पहला स्पष्टीकरण कहता है कि कोई भी संपत्ति संबंधी वाद हो या पद संबंधी वाद हो, वो सारे के सारे वाद सिविल प्रकृति के वाद कहलाते हैं। दूसरे स्पष्टीकरण में कहा गया है कि जो स्पष्टीकरण 1 में बात कही गई है वो कोई जो ऐसी हो जिनमें फीस दे है, फीस जमा करना है या नहीं करना है, तो उस फीस चाहे जमा करना हो चाहे ना करना हो, या किसी के लिए फीस का प्रावधान हो या ना हो, इस सब का कोई मामला नहीं है। चाहे फीस जमा हो करनी हो चाहे ना करनी हो, फिर भी वो सारे के सारे मामले सिविल मामले होते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है धूलाबाई, जो आपकी धारा 9 है, धूलाबाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1969 सुप्रीम कोर्ट का केस था। इस केस में ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई भी न्यायालय ये नहीं कह सकता कि हम सिविल मामले का विचारण नहीं करेंगे। तब तक वो इस सिविल मामले का विचारण करने से मना नहीं कर सकता जब तक कि उसको ऊपर से आदेश ना किया गया हो या उसे कुछ विचारण के लिए मना ना किया गया हो, तब तक वो हर सिविल वाद का विचारण करेगा, ऐसा बताया गया था धूलाबाई बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1969 में, 1969 में। फिर सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 वाद का रोक दिया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 9, 10, 11 ये बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से 10 और 11 एकदम मिलती जुलती धाराएं हैं, इसलिए आप 10 और 11 को कोई भी एक धारा अच्छे से याद कर लीजिए, आपको दूसरी याद हो जाएगी। क्या कह रही है धारा 10? वाद का रोक दिया जाना। क्या मतलब है? कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षता और सारता विभाग है, आगे कार्रवाई नहीं करेगा। जहां ऐसा वाद उसी न्यायालय में या भारत में किसी ऐसे न्यायालय में जो दावा किया गया अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है या भारत की सीमाओं के परे वाले किसी ऐसे न्यायालय में जो केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। बात को बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए
कि कोई भी न्यायालय ऐसे मामलों में विचारण नहीं कर सकता, आगे कोई भी विचारण नहीं करेगा। कैसे मामलों में? जिन मामलों का कोई भी विषय इससे पहले किसी मामले में जिनमें वही पक्षकार थे या उससे संबंधित कोई पक्षकार थे या पक्षकार हैं, और उस संपत्ति से संबंधित मामला या उन पक्षकारों के बीच में मामला किसी भी भारत के अंदर किसी भी सेक्शन न्यायालय में ऐसा वाद चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, पहले से कार्रवाई चल रही है, और उस कार्रवाई से संबंधित, उस संपत्ति से संबंधित कोई भी मामला पहले से ही प्रश्नगत है, किसी भी न्यायालय में चल रहा है, तो ऐसे मामले में कोई भी विचारण न्यायालय आगे विचारण नहीं करेगा, और चाहे वो न्यायालय भारत में हो या भारत की सीमाओं के बाहर भारत की सरकार द्वारा स्थापित किया गया हो। कहने का मतलब, पहले आप धारा 11 भी को भी समझ लीजिए, फिर हम आपको दोनों में डिफरेंस भी बता देंगे, अंतर भी बता देंगे। धारा 11 पूर्व न्याय, या इसको कहते हैं रेस जुडिकेटा। पूर्व न्याय और वाद का रोक दिया जाना में फर्क ये है, समझ लीजिए आप। वाद का रोक दिया जाना में क्या होता है, दो पक्षकार होते हैं, दोनों, पहले आप धारा 11 पढ़ लीजिए, फिर दोनों का डिफरेंस आपको ज़्यादा समझ में आएगा। धारा 11 कहती है, कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्ष और सारता विवाद विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं किसी पूर्ववर्ती वाद में ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षता और सारता विभागक रहा हो, और जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का या उस वाद का जिसमें ऐसा वाद उठाया गया है विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। अब दोनों मामलों को बिल्कुल धारा 10 और धारा 11 को पहले बिल्कुल कंप्राइज करके समझ लीजिए। दोनों ही धाराओं में समानता यह है कि दो पक्षकार हैं या उन पक्षकारों से संबंधित कोई व्यक्ति है, मतलब मान लीजिए उनके विधिक प्रतिनिधि हैं या स्वयं पक्षकार हैं, और दोनों ही मामलों में एक ही संपत्ति या उससे संबंधित संपत्ति के बारे में कोई विवाद चल रहा है। तो धारा 10 कहती है अगर विवाद पहले से किसी मामले में चल रहा है, विचारणीय है, तो दूसरा न्यायालय उसका विचारण नहीं करेगा। ये बात बता दी गई धारा 10 में, और वो सक्षम न्यायालय होना चाहिए और भारत सरकार द्वारा होना चाहिए स्थापित, या भारत के अंदर हो या भारत के बाहर हो। धारा 11 कहती है कि दो पक्षकार इसमें भी हैं, संपत्ति वही है या उसी के पक्षकारों के प्रतिनिधि हैं, और संपत्ति या उससे संबंधित संपत्ति है, या तो वही संपत्ति है उस संपत्ति से संबंधित भी संपत्ति है जिसका विचारण किसी न्यायालय द्वारा, सक्षम न्यायालय द्वारा किया जा चुका है और अंतिम निर्णय दिया जा चुका है। तो धारा 11 कहती है कि अब आगे क्या होगा, अगर ऐसा मामला एक बार सुना जा चुका है और उसका निस्तारण हो चुका है, तो ऐसे मामले में क्या होगा, विचारण नहीं किया जाएगा। धारा 11 में शब्द इस्तेमाल हुआ है विचारण नहीं किया जाएगा, और धारा 10 में हुआ है कि कोई भी न्यायालय आगे कार्रवाई नहीं करेगा। जैसे ही जिस प्रक्रम पर उस न्यायालय को पता लगेगा धारा 10 के अनुसार कि ये मामला पहले से कहीं विचारित है, कहीं पेंडिंग है, तो वो न्यायालय आगे कार्रवाई नहीं करेगा, वहीं पर कार्रवाई छोड़ देगा। जबकि धारा 11 में जैसे ही न्यायालय को पता लगेगा कि इस मामले को सक्षम न्यायालय द्वारा निपटाया जा चुका है, तो वो उसमें आगे विचारण नहीं करेगा। इस तरह से धारा 10 और 11 को आप कंपैरेटिवली पढ़िएगा। धारा 11 का स्पष्टीकरण पूछा जाता है, हालांकि इसमें कई एक स्पष्टीकरण है, मगर स्पष्टीकरण 4 बहुत पूछा जाता है। स्पष्टीकरण 4 ये कहता है किसी भी विषय के बारे में जो ऐसे पूर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था, ये समझा जाएगा कि वो ऐसे वाद में प्रत्यक्ष और सारता विभागक रहा है। कहने का मतलब है कोई ऐसा मामला है जिनमें कोई भी पक्षकार किसी मामले को प्रतिरक्षा के रूप में यूज़ कर सकता था या आक्रमण के रूप में यूज़ कर सकता था, मगर उसने यूज़ नहीं किया, तो ऐसे मामले को भी वो अब दोबारा विचारण में या दूसरा मामला संस्थित करके अपने बात को नहीं कह सकते जो कि वो पहले कह सकते थे या उन्हें पहले कहना चाहिए था। अब वो बाद में उसके लिए अलग से वाद नहीं ला पाएंगे और अब अलग से उसका विचारण नहीं कर पाएंगे, ये बात बता दी गई।
धारा 11 में। फिर धारा 12 इंपॉर्टेंट नहीं है। 13 में सिर्फ यह कहा गया है कि विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होगा। तो विदेशी निर्णय एग्जैक्टली होता क्या है, सिर्फ उन लोगों के बीच, उन पक्षकारों के बीच ही निर्णायक होता है जिन लोगों के बीच में विवाद हुआ था, जिनके मामले में निर्णय सुनाया गया था। और इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अगर वो कपट द्वारा प्राप्त किया गया है तब भी वो नहीं माना जाएगा, या फिर भारत की किसी विधि का उल्लंघन कर रहा है तब भी विदेशी निर्णय को निश्चायक नहीं माना जाएगा। फिर धारा 14 विदेशी निर्णय के बारे में उपधारणा। तो अगर कोई विदेशी निर्णय है तो हमारा भारत ऐसे निर्णय के बारे में उपधारणा करेगा कि ऐसा निर्णय सही दिया गया था। फिर धारा 15 पे आ जाइए, वो न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाए। तो धारा 15 कहती है कि हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाना चाहिए जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है। कहने का मतलब है सबसे पहले आप निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में वाद लाएंगे अगर वो न्यायालय ऐसा मामले का विचारण करने के लिए सक्षम है तो। फिर धारा 16 कहती है वादों का वहां संस्थित किया जाना जहां विषय वस्तु स्थित है। कोई भी मामला हो, चाहे संपत्ति के किराए से संबंधित हो, लाभ से संबंधित हो, या जो इमूवेबल या स्थावर संपत्ति है उसके विभाजन से संबंधित हो, या उसके विक्रय से संबंधित हो, या उसके बंधक से संबंधित हो, या उसके अधिकार के मामले में कोई मामला हो, या कुर्की से संबंधित कोई मामला हो, तो ऐसे सारे मामले धारा 16 के अनुसार वहाँ संस्थित किए जाएंगे, वहाँ पर लाए जाएंगे, वहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जहाँ पर संपत्ति स्थित है। फिर धारा 19-20 तो प्री में आती है, पहले आप आ जाइए 18-19। धारा 18-19 मेंस में आती हैं, डिटेल्ड आती हैं, इसलिए आप मेंस का मैटर ऊपर लगा हुआ है। ये मेंस जब आप PDF निकालेंगे तो आपको ये सारे नोट्स एक साथ मिल जाएंगे। ये धारा 18 है, जहां न्यायालय, धारा 18 कहती है जहां न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं वहां वाद के संस्थित किए जाने का स्थान। होता क्या है, धारा 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आई है। HJS 2022 में भी, 20 में भी आई थी, ये 22 में भी आया था प्रश्न इससे संबंधित। बहुत इंपॉर्टेंट धारा है ये। धारा 18 कहती है कि जहां हुआ क्या है, धारा 18 को यूँ समझ लीजिए, पहले पॉइंट में ये बात बताई गई है कि हुआ क्या है, कोई ऐसी संपत्ति है जिसकी स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं, मतलब ये नहीं पता लग रहा है कि ये स्थावर संपत्ति, जो ये अचल संपत्ति है, ये किस न्यायालय के जुरिडिक्शन में आएगी, किस न्यायालय की सीमा में आएगी। तो होता क्या है, अगर ऐसा कोई प्रश्न आ रहा है कि उस स्थावर संपत्ति की सीमा निश्चित नहीं हो पा रही है, तो जिस न्यायालय के समक्ष ऐसा मामला लाया गया है और उस न्यायालय को लगता है कि हाँ भाई ये बात सही है कि सीमाएं निश्चित नहीं है इस संपत्ति की, तो ऐसा न्यायालय जिसके समक्ष वाद लाया जा रहा है वो इस मामले में एक कथन अभिलिखित करेगा, एक कथन बनाएगा कि चूंकि इस जो मामला हमारे सामने आया है स्थावर संपत्ति का, इसकी सीमाएं निश्चित नहीं थी, तो हमें लगता था कि सीमाएं निश्चित नहीं थी, तो फिर भी हम इसका विचारण कर रहे हैं। तो ऐसा कथन लिखने के बाद वो आगे विचारण करेगा और उस मामले को निपटाएगा। शर्त ये होना चाहिए कि वो जो न्यायालय विचारण कर रहा है वो सक्षम न्यायालय होना चाहिए, मतलब उसको उस मामले का विचारण करने का अधिकार होना चाहिए। और जब उसको वो न्यायालय जिसने कथन को अभिलिखित कर लिया है जहाँ पर सीमाएं अनिश्चित थी, तो ऐसे कथन अभिलिखित करने के बाद उस न्यायालय का निर्णय जिसने मामले को निपटा दिया है उसको ये माना जाएगा कि वो संपत्ति उसी न्यायालय की स्थानीय सीमाओं में थी। फिर क्या होगा, ये परंतु में यही बात बताई गई है कि उस न्यायालय को उस मूल्य की दृष्टि से अधिकारिता होना चाहिए कि उस मामले को निपटाने के लिए वो न्यायालय सक्षम होना चाहिए जिसने ऐसा कथन अभिलिखित किया है और मामले को निपटाया है। दूसरे पॉइंट में धारा 18 का दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर मान लीजिए उस मामले का कथन अभिलिखित नहीं किया गया और अब ये प्रश्न अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय में उठाया गया कि भाई ऐसे न्यायालय ने मामला
की डिक्री दी है या आदेश दिया है जिस मामले की अधिकार जिस मामले को जिस जिस न्यायालय के अंतर्गत वो संपत्ति आती नहीं थी, तो अपील न्यायालय पुनरीक्षण न्यायालय देखेंगे कि सचमुच में जब ये वाद उत्पन्न हुआ था तो क्या सीमाओं की कोई ऐसी बात थी, और अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय को लगता है कि जब ये वाद संस्थित किया गया था तो सीमा संबंधी कोई विवाद नहीं था, और ऐसे सीमा संबंधी विवाद को उठाना बेतुका लग रहा है, और जो न्यायालय निर्णय दिया है, जिस न्यायालय ने निर्णय दिया है, उस न्यायालय के निर्णय से कोई भी ऐसी प्रतिकूल बात प्रदर्शित नहीं हो रही है कि जिससे न्यायालय दूषित हो या निर्णय मिलने में कोई निष्फलता हो, न्यायालय ने कोई ऐसा काम किया हो जिससे न्यायिक निर्णय निष्फल हो रहा हो, तो क्या करेगा वो अपील या पुनरीक्षण न्यायालय ऐसे आक्षेप को मना कर देगा कि आप बेतुकी बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था, ना सीमा संबंधी कोई विवाद ऐसा था उस वक्त, और ना ही सीमा संबंधी विवाद से न्याय में कोई निष्फलता हुई है, निर्णय ठीक है, न्याय मिला है पक्षकार को, इसलिए आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। फिर धारा 19 में आ जाइए। शरीर या धारा 19 कहती है शरीर या जंगम, जंगम कहते हैं चल संपत्ति को, चल संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद। क्या मतलब है? हो क्या, या तो किसी के शरीर को चोट पहुंचे या किसी संपत्ति जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें कोई दोष कर दी जाए, उसका नुकसान कर दिया जाए, तो ऐसी शारीरिक चोट या शारीरिक दोष या जंगम संपत्ति के दोष के लिए प्रतिकर के लिए आप ऐसी अधिकारिता के अंतर्गत जाएंगे, ऐसे न्यायालय की सीमा अधिकारिता के अंतर्गत जाएंगे जिस अधिकारिता के अंतर्गत, जिस न्यायालय की सीमाओं के अंतर्गत ऐसा प्रतिवादी निवास करता है, या फिर एक से अधिक प्रतिवादी हैं जो भिन्न भिन्न अधिकारिताओं में रहते हैं, तो उन प्रतिवादियों में से जो भी कहीं पर रह रहा हो उनमें से किसी के स्थान पर या फिर जहां पर वो मामला हुआ था उनमें से किसी भी स्थान पर क्या करेगा, वादी के विकल्प पर आधारित है कि वादी ऐसे में से किसी भी ऐसी अधिकारिता में से किसी भी अधिकारिता के अंतर्गत वाद संस्थित कर सकता है। कहने का मतलब है कि शरीर से संबंधित या जंगम संपत्ति से संबंधित मामलों के प्रतिकर के लिए वाद या तो ऐसी न्यायालय की सीमाओं के अंतर्गत संस्थित किया जाएगा जहां प्रतिवादी निवास करते हैं, या फिर जहां पर ऐसा तथ्य या जैसे ऐसा हानि हुई है उस न्यायालय की सीमाओं के अंतर्गत वाद संस्थित कर सकेगा। ये वादी के अधिकार पर वादी के विवेक पर आधारित है। वादी चाहे जिस न्यायालय में वाद संस्थित कर सकता है। फिर धारा 20 में आ जाइए। धारा 20 ICPC की कहती है कि अन्य वाद वहां संस्थित किए जाएंगे जहां प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद हेतु पैदा होता है। कहने का क्या मतलब है? ये भी धारा बहुत कुछ मिलती जुलती है 19 से, कि और कोई वाद बचता है तो ऐसे वाद को वादी की इच्छा पर डिपेंड करेगा कि वो वहाँ वाद लाए कि जहाँ प्रतिवादी निवास करते हैं या फिर जहाँ वाद हेतु पैदा हुआ, जहाँ मामला हुआ। अगर एक से अधिक प्रतिवादी होते हैं तो क्या होता है, सारे प्रतिवादी एकमत होना चाहिए, या फिर न्यायालय से वादी को आदेश लेना होगा कि न्यायालय आदेश करे, वादी आवेदन करेगा कि हम ऐसे प्रतिवादी के यहाँ वाद संस्थित करना चाह रहे हैं, तो न्यायालय चाहेगा तो न्यायालय के आदेश अनुसार उन प्रतिवादियों में से किसी भी प्रतिवादी की स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत वाद संस्थित किया जा सकेगा। फिर धारा 21 में आ जाइए। अधिकारिता के बारे में आक्षेप। क्या मतलब है कि कोई वाद लाने के स्थान के संबंध में अगर कोई विवाद आ रहा है, इसमें 3 पॉइंट हैं। हालांकि ये धारा बहुत लंबी है, धारा 21, इसको शॉर्ट में समझ लीजिए इस तरह से कि अधिकारिता के बारे में आक्षेप। पहले तो आप ये समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। हुआ क्या है धारा 21 में
कि कोई वाद लाया गया और वाद लाने के बाद आक्षेप लगाया गया कि ये किस न्यायालय में आक्षेप लगाया गया, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में जाकर आक्षेप लगा रहा है प्रतिपक्षी कि ये वाद ऐसे न्यायालय में लाया गया था जिसको अधिकारिता नहीं थी। तो धारा 21 कहती है कि आप अगर, पहला पॉइंट कहता है वाद लाने के स्थान के बारे में अगर आप आक्षेप कर रहे हैं तो कोई भी अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय आपके आक्षेप को तभी अनुज्ञात करेगा, तभी आपको आपके आक्षेप को ठीक मानेगा, तभी आपके आक्षेप का मतलब होता है ऑब्जेक्शन, तभी आपके ऑब्जेक्शन को सुनेगा, जबकि ऐसा आक्षेप आपने क्या किया हो, विभागक तथ्य स्थिर किए जाने से पहले या स्थिर किए जाते समय लाए हों ऐसा आक्षेप, और ऐसा आक्षेप होना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं उसके अनुसार न्याय में निष्फलता हुई है। कहने का मतलब है कोई भी अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय आपके आक्षेप को तब तक नहीं सुनेगा जब तक कि आपने ऐसा आक्षेप विभागक तथ्य जो होते हैं उनके स्थिरीकरण से पहले या स्थिरीकरण के समय ना किया हो, या फिर ऐसे आक्षेप के कारण आपके न्याय में निष्फलता हुई हो। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो कोई भी अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय आपके आक्षेप को, आपके ऑब्जेक्शन को अनुज्ञात नहीं करेगा। धारा 2 में बताई गई है धन संपत्ति अधिकारिता में के बारे में अगर आप आक्षेप कर रहे हैं तो भी आपको एज इट इज एक बात, पॉइंट खंड 1 की बात लागू होगी। खंड 1 को आपको याद करना है कि धन संबंधी अधिकारिता का भी अगर आक्षेप आप अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय में कर रहे हैं तो आपका आक्षेप अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय तभी सुनेगा जबकि आपने आक्षेप विभागक तथ्य स्थिरीकरण से पहले लगाया हो और आपके जो आप आक्षेप लगा रहे हैं उनके अनुसार आपने ये दर्शित कर दिया हो कि न्यायालय ने निर्णय देने में त्रुटि कारित की है, तभी आक्षेप सुनेगा, वरना नहीं सुनेगा। तीसरी और आखिरी बात है, निष्पादन संबंधी मामलों में अगर कोई आक्षेप आप को लगाना है तो आप प्रथम अवसर पर आक्षेप लगा दीजिए, तभी आपके आक्षेप को सुना जाएगा, आपके ऑब्जेक्शन को सुना जाएगा, वरना आपके ऑब्जेक्शन को नहीं सुना जाएगा। फिर धारा 25 कहती है वादों आदि के अंतरण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। उच्चतम न्यायालय को ये शक्ति है कि किसी पूरे भारत में किसी भी उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में वाद को अंतरित कर सकता है, या उच्च न्यायालय से जिला न्यायालय में कर सकता है, या जिला न्यायालय से उच्च न्यायालय में कर सकता है। मतलब कहीं से भी संबंधित मामले को किसी भी दूसरे न्यायालय के समक्ष अंतरित कर सकता है उच्चतम न्यायालय। धारा 26 कहती है वादों का संस्थित किया जाना। कोई भी वाद जो, अब आप धारा 26 से पहले शायद 24 हमने नहीं पढ़ाई आपको, धारा 24 मेंस में आती है, बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, HGS में आई है 2018 में। ये है धारा 24। हमने इससे पहले आपको धारा 19 पढ़ा दी थी मेंस के हिसाब से, धारा 24 आप पढ़ लीजिए मेंस के हिसाब से। अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति। अंतरण कहते हैं ट्रांसफर को, प्रत्याहरण कहते हैं विड्रॉल को। विड्रॉल मीन्स होता है वापस ले लेना, वापस मंगा लेना, वापस बुला लेना, इन सबको विड्रॉल कहते हैं। क्या मतलब है? धारा 24 की उपधारा 1 पहला पॉइंट कहता है कि किसी भी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात और उनमें से जो सुनाई के इच्छुक हों उनको सुनने के पश्चात या ऐसी सूचना दिए बिना स्वयं प्रेरणा से उच्च न्यायालय का या जिला न्यायालय किसी भी प्रक्रम में क्या कर सकता है। कहने का मतलब है पक्षकार आवेदन करेंगे या न्यायालय चाहे तो स्व प्रेरणा से, कौन सा न्यायालय, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय, क्या क्या कर सकते हैं, किसी भी कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम में क्या क्या कर सकते हैं। 3 बातें कर सकते हैं। पहली बात, ऐसे किसी वाद या अपील या अन्य कार्रवाई को जो उसके सामने विचारण या निपटाने के लिए लंबित है अपने अधीनस्थ ऐसे किसी न्यायालय को अंतरित कर सकेगा जो उसका विचारण करने या उसे निपटाने के लिए सक्षम है। ठीक, ये तो हो गई अंतरणवाद के अंतरण की बात कि किसी भी मामले को किसी दूसरे न्यायालय को अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय को जो निपटाने के लिए सक्षम है उसको अंतरित कर सकेगा।
अथवा अंतरण की बात कंप्लीट हो गई। अब प्रत्याहरण में आ जाइए। खा पॉइंट में बताया गया है अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी वाद, अपील या अन्य कार्रवाई का प्रत्याहरण कर सकेगा। तथा प्रत्याहरण के साथ साथ क्या होता है देखिए, उसका विचारण या निपटारा कर सकेगा। क्या करने का मतलब, प्रत्याहरण का मतलब उसने मामले को अपने पास मंगा लिया है और ऐसे मंगाने के बाद क्या कर सकता है, उसका वो विचारण स्वयं कर सकता है और उसका निपटारा कर सकता है। दूसरी बात, अपने अधीनस्थ ऐसे किसी न्यायालय को उसका विचारण या निपटारा करने के लिए अंतरित कर सकेगा जो उसके लिए सक्षम है। अगर वो खुद नहीं निपटा रहा है तो अपने अधीनस्थ किसी दूसरे न्यायालय को वो मामला अंतरित कर देगा और कहेगा कि इसको आप निपटाइए, मगर ऐसा सक्षम न्यायालय होना चाहिए। तीसरी और आखिरी बात है, विचारण या निपटारा करने के लिए उसी न्यायालय को उसका प्रत्यांतरण कर सकेगा जिससे उसका प्रत्याहरण किया था। कहने का मतलब है जिला न्यायालय या उच्च न्यायालय जिससे उसने मामले को अपने पास मंगाया था, फिर से उसने उसी न्यायालय को भेजेगा जिससे उसने अपने पास मंगाया था, उसी न्यायालय को फिर से उसके पास भेज देगा और कहेगा कि आप इस मामले को आप जैसा कि हम निर्देश दे रहे हैं इन निर्देशों के अनुसार निपटाइए। इस तरह से ये धारा 24 थी जो कहती थी अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति। उसके बाद धारा 25 पढ़िएगा आपको कि उच्चतम न्यायालय की क्या शक्ति है। फिर धारा 26 पाइएगा, वादों का संस्थित किया जाना। तो वाद कहाँ संस्थित किए जाएंगे और कैसे संस्थित किए जाएंगे ये बताई गई है बात धारा 26 में। धारा 26 कहती है कि हर वाद जो है वाद पत्र को उपस्थित करके या ऐसे अन्य प्रकार से जैसा विहित किया जाए उपस्थित किया जाना है, संस्थित किया जाएगा। फिर दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि प्रत्येक वाद पत्र में तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाएंगे। जो तथ्य होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, उनको आप शपथ पत्र द्वारा साबित करेंगे। ये कहलाती है धारा 26 की उपधारा 2। धारा 27 कहती है प्रतिवादियों को सम्मन। प्रतिवादियों को सम्मन से क्या मतलब है, जैसे ही मामला संस्थित किया जाता है और संस्थित किए जाने के 30 दिन के अंदर जो है 30 दिन के भीतर प्रतिवादियों को सम्मन किया जाएगा कि आप जो है ये मामला संस्थित किया गया है, आप इसमें अपना लिखित कथन प्रस्तुत करें, आप इसका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इस तरह से सम्मन दिया जाएगा प्रतिवादियों को। धारा 33 निर्णय और डिक्री से संबंधित है। क्या मतलब है, न्यायालय मामले को सुनवाई हो चुकने के पश्चात निर्णय सुनाएगा और ऐसे निर्णय के अनुसरण में डिक्री होगी। अब आप ध्यान से समझ लीजिए, जो निर्णय दिया जाता है उस निर्णय सुनाए जाने के अनुसरण में डिक्री होती है। समझ रहे हैं आप। फिर आ जाइए आप धारा 34 पर जो कि ब्याज के बारे में बताती है। तो सीपीसी में बताया गया है जो ब्याज होगा वो डिक्री की तारीख से लगाया जाएगा और 6% अगर संशोधन नहीं हुआ है कोई तो उससे 6% वार्षिक ब्याज के को वसूल करेगा न्यायालय। तो इस तरह से धारा 34 की बात हो गई जिसमें ब्याज की बात है। धारा 35 में खर्चे की बात की गई है कि अगर कोई न्यायालय है तो खर्चे वसूल कर सकता है प्रतिपक्षी के द्वारा। फिर धारा 38 वो न्यायालय जिसके द्वारा डिक्री निष्पादित की जा सकेगी। तो डिक्री का निष्पादन, इस निष्पादन का मतलब होता है एग्जीक्यूशन। कौन सा न्यायालय डिक्री को एग्जीक्यूट कराता है, तो या तो डिक्री पारित करने, धारा 38 कहती है कि या तो डिक्री पारित करने वाला या फिर डिक्री पारित करने के बाद जिस न्यायालय को डिक्री भेजी गई है वो न्यायालय क्या कर सकता है, डिक्री का निष्पादन करा सकेगा। फिर धारा 39 डिक्री का अंतरण से संबंधित है। तो होता क्या है, डिक्रीदार अगर आवेदन करे तो डिक्रीदार के आवेदन पर क्या होगी, डिक्री का अंतरण हो जाएगा। किन मामलों में हो जाएगा डिक्री, इन मामलों में अंतरित की जाती है कि जिसके खिलाफ डिक्री पारित की गई है वो किसी और सीमा में रह रहा है या जिसके खिलाफ डिक्री पारित की गई है उस सीमा के अंदर वो पर्याप्त भूमि नहीं है, वो पर्याप्त संपत्ति नहीं है, तो दूसरे न्यायालय में डिक्री अंतरित कर दी जाती है। तो अगर वो कोई भी न्यायालय डिक्री को अंतरित कर रहा है तो उसको कथन को अवलिखित करेगा कि हम इस कारण से डिक्री को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इन कारणों से डिक्री को ट्रांसफ़र करना आवश्यक है,
अंतरित करना ज़रूरी है और अपने कथन को लिखने के बाद वो डिक्री को अंतरित कर देगा। अब धारा 39 के बाद आ जाइए धारा 42 जो मेंस में आती है। यहाँ पर आपको ऊपर मिलेगी धारा 42, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ये उत्तर प्रदेश वालों के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें अमेंडमेंट हो चुका है। उत्तर प्रदेश के लिए अमेंडमेंट हो चुका है, राज्य संशोधन हुआ है, इसलिए उत्तर प्रदेश वासियों के लिए ये धारा 42 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीपीसी की धारा 42 कहती है अंतरित डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियाँ। जो डिक्री अंतरित कर दी गई है तो ऐसी अंतरित डिक्री को एग्जीक्यूट कराने में, निष्पादित कराने में न्यायालय को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं, ये बताती है धारा 42। पहले पॉइंट में आपको बताना है कि अपने को भेजी गई डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय को ऐसी डिक्री के निष्पादन में वे ही शक्तियां होंगी जो उसकी होती यदि वो उसके द्वारा ही पारित की गई होती। कहने का मतलब है जिस डिक्री को पारित करने के बाद जो डिक्री अंतरित की जाती है दूसरे न्यायालय को, तो जिस न्यायालय को डिक्री अंतरित की गई है उस न्यायालय को वो सारी शक्तियां होती हैं जैसी शक्तियां वो न्यायालय रखता है जो डिक्री को पारित करता है। कहने का मतलब है डिक्री को एग्जीक्यूट कराने वाला, निष्पादन कराने वाला न्यायालय भी वही सारी शक्तियां रखता है जो कि डिक्री को पारित करने वाला न्यायालय रखता है। और ऐसा न्यायालय जिसको डिक्री अंतरित की गई है और जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है, निर्णीत ऋणी है जो, अगर वो डिक्री को निष्पादित कराने में कोई अवज्ञा कर रहा है, कोई बाधा डाल रहा है, तो जिस न्यायालय को डिक्री अंतरित की गई थी वो न्यायालय उस व्यक्ति को जो उसमें बाधा डाल रहा है इस तरह से दंडित करेगा जिस तरह से डिक्री पारित करने वाला न्यायालय कर सकता था। और अपील के मामले में भी वो सारे अधिकार होंगे जो डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को थे। कहने का मतलब है डिक्री जिस न्यायालय को अंतरित की जाती है उस न्यायालय को वो सारी शक्तियां होती हैं जो कि डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को होती हैं। उसे सज़ा दे सकता है, उसको कारावास में भेज सकता है, उस पर जुर्माना लगा सकता है। आगे चल के देखते हैं कितने पॉइंट में ये बातें बताई गई हैं। उपधारा 2 में ये बात और क्लियर कर दी जाएगी। उपधारा 2 कहती है कि उपधारा 1 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना डिक्री पारित करने वाला न्यायालय न्यायालय को निम्न शक्तियाँ होंगी। कहने का मतलब है उपधारा 1 के अंतर्गत तो डिक्री अंतरित करने वाले के न्यायालय को शक्तियाँ थी और उसके अलावा भी शक्तियाँ हैं अंतरित डिक्री वाले न्यायालय को, मतलब जिसको डिक्री अंतरित की गई है उसको और भी शक्तियाँ हैं। कौन कौन सी हैं ये बताई गई है उपधारा 2 में। बात पहली बताई गई है कि धारा 39 के अधीन किसी अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिए डिक्री भेजने की शक्ति। कहने का मतलब है ए न्यायालय ने, मान लीजिए न्यायालय ए ने डिक्री पारित की, बी को भेजी, तो बी चाहे तो उस डिक्री को फिर से सी के पास भेज सकता है निष्पादन कराने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए। दूसरी बात बताई गई है धारा 50 के अधीन मृत निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन करने की शक्ति। अभी हम धारा 50 आपको पढ़ाएंगे कि अगर मान लीजिए निर्णीत ऋणी वो व्यक्ति होता है जिसके खिलाफ डिक्री पारित की जाती है, तो ऐसा ऋणी जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई थी वो मर गया मगर उसके विधिक प्रतिनिधि जिंदा हैं, तो ऐसे विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध भी डिक्री पारित जिसको की गई है वो न्यायालय निष्पादन करा सकेगा। ये बताई गई है बात खा में। पॉइंट गा में बताया गया है डिक्री को कुर्क करने का आदेश देने की शक्ति। संपत्ति डिक्री के अधीन या डिक्री को कुर्क करने का आदेश देने की भी शक्ति होगी डिक्री जिसको अंतरित की गई है उस न्यायालय को। फिर आखिरी बात बताई गई है आदेश 21 नियम 29 के अधीन निष्पादन को स्थगन का आदेश देने की शक्ति। अगर न्यायालय चाहे तो जो जिसको डिक्री अंतरित की गई है वो न्यायालय चाहे तो डिक्री के एग्जीक्यूशन को, निष्पादन को क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है, रोक सकता है। ये सारी बातें आपको याद रखना है धारा 42 के अंतर्गत। फिर धारा 47 पर आ जाइए, ये भी मेंस में पूछी जाती है कि धारा 47 कहती है प्रश्न जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। कौन कौन बहुत बार पूछा जाता है
कई बार HJS में आया, मतलब हर परीक्षा में लगभग ये प्रश्न मिलता है कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिनका अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय कर सकेगा या करेगा। तो पहली उपधारा में पहले पॉइंट में बात बताई गई है कि वे सभी प्रश्न जो उस वाद के पक्षकारों के या उनके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होते हैं जिसमें डिक्री पारित की गई थी और जो डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित हैं, डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा ना कि पृथक वाद द्वारा अवधारित किए जाएंगे। बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि वो सारे प्रश्न जो डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित हों और ऐसे प्रश्न क्या हो पक्षकारों के बीच या उनके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होते हो, तो उन सारे प्रश्नों का अवधारण डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय अवधारित करेगा, ना कि अन्य कोई न्यायालय, ना ही अन्य कोई वाद द्वारा ऐसे प्रश्नों का अवधारण किया जाएगा। फिर दूसरे पॉइंट में बता दिया गया कि जहां ये प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं, वहां ऐसा प्रश्न उस न्यायालय द्वारा इस धारा के प्रयोजन के लिए अवधारित किया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर यही प्रश्न उठ जाए कि वो व्यक्ति पक्षकार है या नहीं है, तो जो न्यायालय डिक्री का निष्पादन कर रहा है उस न्यायालय को अधिकार है कि वो निर्धारित करे कि ये व्यक्ति उस पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं, और उसका निर्णय जो होगा ये घोषित करने में कि प्रतिनिधि हैं, विधिक प्रतिनिधि हैं या नहीं, उसका निर्णय अंतिम होगा। इस पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का केस था 2021 में। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है। राहुल एस शाह बनाम जितेंद्र कुमार गांधी, 2021 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय को बहुत सारी शक्तियां होती हैं और वो इन शक्तियों का प्रयोग अपने हर प्रकरण पर करेगा और ये निर्धारित कर सकेगा ये पक्षकार हैं या नहीं है, इनको विवश किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना। ये सारे प्रश्नों का अवधारण इस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। तो ये केस लॉ एक याद रख लीजिएगा जो कि धारा 47 से संबंधित है। इस तरह से धारा 47 तक यहाँ पर आप पढ़ चुके, मेंस में थी ये। धारा 46 प्रीलिम्स में आती है। पूछा जाता है कि आज्ञा पत्र किस धारा में है, तो आज्ञा पत्र धारा 46 में है। आज्ञा पत्र होता क्या ये पूछा जाता है। तो आज्ञा पत्र एग्जैक्टली एक आज्ञा का लिए आदेश है जो डिक्री पर पारित करने वाला न्यायालय डिक्री दायर के आवेदन पर देता है। ये कहता है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री पारित की गई है उसकी संपत्ति को कुर्क कर दिया जाए। ऐसे आदेश को, ऐसे आज्ञा को आज्ञा पत्र कहा जाता है। मगर ये जो कुर्की का आदेश है, ये जो आज्ञा पत्र है, ये आदेश के 2 माह के पश्चात जीवित नहीं रहता, परिवर्तित नहीं होता, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर ही इसकी वैधता है। कहने का मतलब है कोई भी न्यायालय अगर आज्ञा पत्र निकालता है तो वो 2 महीने तक वैलिड है। 2 महीने के बाद उस आज्ञा पत्र की कोई वैल्यू नहीं है। आज्ञा पत्र आप समझ गए होंगे, एग्जैक्टली एक ऐसा आदेश है जो सक्षम न्यायालय देता है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री पारित की गई है उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाए और कुर्क करने के बाद वो संपत्ति विक्रय वगैरह कर दी जाए और उस विक्रय से उस व्यक्ति को धन प्रदान किया जाए जिसके पक्ष में डिक्री पारित की गई है। अभी आपकी आज की आखिरी धारा है धारा 50 विधिक प्रतिनिधि। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम पढ़ा रहे थे आपको तो हमने बताया था विधिक प्रतिनिधि हम आपको पढ़ाएंगे। ये धारा 50 कहती है विधिक प्रतिनिधि का मतलब बताया गया है कि विधिक प्रतिनिधि होते क्या हैं। तो पहले पॉइंट में आप समझ लीजिए कि लिखना कैसे है आपको। जहां डिक्री के पूर्णता तुष्ट किए जाने से पहले निर्णीत ऋणी वो व्यक्ति होता है जिसके खिलाफ डिक्री पारित की गई होती है। तो निर्णीत ऋणी की मृत्यु हो जाती है, वहां डिक्री का धारक डिक्री पारित करने वाले न्यायालय में आवेदन कर सकेगा कि वो उसका निष्पादन मृतक के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध करे। मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए ए के पक्ष में कोई डिक्री हुई और बी के खिलाफ हुई,
तो वी हो गए निर्णीत ऋणी। तो निर्णीत ऋणी जो थे इनको डिक्री का इनके विरुद्ध डिक्री का निष्पादन होना था, इनको धन वगैरह देना था ए को, मगर ये डिक्री जो पारित हुई इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई, ये धन प्रदान नहीं कर पाए ए को। मगर ए के ए जिंदा है और बी के बच्चे वगैरह जिंदा हैं जो कि वारिस हैं, विधिक प्रतिनिधि हैं। तो ए आवेदन करेगा न्यायालय में कि जो ए की संपत्ति है उस संपत्ति से हमको धन दिलाया जाए, और चूंकि एक बी के विधिक प्रतिनिधि हैं तो विधिक प्रतिनिधियों द्वारा हमें धन प्रदान किया जाए। तो न्यायालय में जब आवेदन ए करेंगे तो उनके ए के आवेदन पर न्यायालय वी के विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध डिक्री पारित करने का आदेश करेगा, कहेगा ठीक है आप अब आपके पिता नहीं है तो क्या हुआ, आप लोग हैं या आपके जो जिनके आप विधिक प्रतिनिधि नहीं हैं, अगर वो जिंदा नहीं है तो कोई बात नहीं है, उनकी संपत्ति से आप ए के धन का भुगतान करिए, ए को धन प्रदान करिए। दूसरी उपधारा कहती है धारा 50 की, यदि न्यायालय ठीक समझे तो ऐसे निष्पादन के द्वारा विधिक प्रतिनिधि को विवश किया जाएगा। ये बात हम बता चुके हैं कि न्यायालय में जब आप आवेदन कर देंगे और न्यायालय को लगता है कि हाँ ठीक है इनकी धन संपदा है, भले ही वो मर गए हैं, तो विधिक प्रतिनिधियों को विवश किया जाएगा और उनके द्वारा उस व्यक्ति को संपत्ति या धन प्रदान किया जाएगा जिसके पक्ष में डिक्री पारित की गई थी। इस तरह से ये आपकी आज हमने धारा 50 1 से लेकर 50 धाराएं करा दी। ये कंप्लीट मैटर आपको सिविल जज, एपीओ या फिर अब आपका राजस्थान जेएलओ का एग्ज़ाम है उसमें उसके लिए हम आपको सीपीसी पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए भी ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीपीसी जेएलओ में आती है, एचजेएस में आती है और पीसीएस जे में आती है, या फिर आप एलएलबी कर रहे हैं तो उसमें आती है, या फिर आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंप्लीट मैटर है, इसलिए जो भी व्यक्ति इससे संबंधित हो वो खुद भी पढ़े, और अगर आपके साथी कोई ऐसे हैं जो इन एग्ज़ाम से संबंधित या लॉ से संबंधित हैं तो इस मैटर को आप शेयर कर लें। इससे पहले हम आपको आईपीसी, एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और सारे लोगों को इस मैटर को शेयर कर दें, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।